साथियों नमस्कार। आज तक हम लोग बात करते आए हैं न्यूट्रिशंस पर, लेकिन आज हम बात करेंगे गौमूत्र और गाय के गोबर पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर न्यूट्रिशन से बात करते करते गाय के गोबर और जो है गौमूत्र पर क्यों उतर आए। बाद इन्होंने कहा कि गोमूत्र पीकर और गोबर और दही का एक मिक्सचर खाकर इन्होंने अपना कैंसर क्योर कर लिया। कैंसर ठीक हो गया, बुआने का था वो। कैंसर ठीक हो गया? कैंसर ठीक हो गया। उसने 6 महीने लगातार गऊ का पेशाब पिया। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जिससे मैं स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर अक्सर वीडियोस बनाता हूं वो आपको समय पर मिलते रहेंगे। आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपके प्रियजन जो आपके नियर डियर हैं वो भी इनसे लाभान्वित होते रहेंगे। साथियों, गाय का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। भारत में गाय से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसका दूध, घी वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि हम गाय का गोबर और गौमूत्र का भी इस्तेमाल करते आए हैं, और इसको लेके काफ़ी बहस होती है कि ये गाय का गोबर जो है या गौमूत्र है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। जो विपक्ष वाले हैं वो लोग कहते हैं कि भाई गाय का मल है, बाहर निकल रहा है, जो उपयोगी नहीं है इसीलिए तो बाहर निकल रहा है, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। और जो पक्ष वाले लोग ये कहते आए हैं हमेशा कि भाई इसका जो है बड़ा फ़ायदा है, इसको पंचगव्य बना के इस्तेमाल करो, गाय का मूत्र पियो, गो अर्क पियो, तमाम तरह के जो उत्पाद बना के उपयोग करते आए। लेकिन कोई ऐसा वैज्ञानिक उसके पीछे अगर बात की जाए कि कोई ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन हो या कोई ऐसा लॉजिकल पॉइंट हो, वो नहीं बता पाते। तो ये एक बड़ी समस्या रही है। और पिछले दिनों साथियों मैंने बहुत सारी स्टडी की थी, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, और उसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है उन बुक्स के बारे में। उनको पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर एक इंसाइट डेवलप हुई गौमूत्र और गाय के गोबर को लेके। और पहले देखिए, जो लोग विरोध में थे, मैं भी एक तरह से विरोधी था। मुझे भी लगता था कि ये गाय का गोबर भी भला कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। गौमूत्र तो कभी कभी समझ में आता था कि चलो ठीक है, गाय जंगल में चर रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वो खाती हों और उसका कुछ उसके मिनरल्स उसके गौमूत्र में आ जाते हों तो फ़ायदा करते हों। उसका एनालिसिस भी देखा था, केमिकल एनालिसिस की, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए गए। यहाँ तक कि गिरी गाय के जो मूत्र में सोने का भी कुछ पार्टिकल्स पाए गए। तो वो कुछ कहीं हद तक थोड़ा बहुत समझ में आता था, लेकिन गाय का गोबर नहीं समझ में आता था। एक उत्पाद होता है पंचगव्य। पंचगव्य में 5 चीज़ें गाय की पड़ती हैं। उसमें हम दूध लेते हैं, गाय का घी लेते हैं, दही लेते हैं, उसमें मूत्र डालते हैं और गाय के गोबर का रस भी डालते हैं। ये बात मुझे बड़ी अनसाइंटिफिक लगती थी, बड़ी अनहाइजेनिक लगती थी। इसका लॉजिक मैं कभी नहीं समझ पाया कि ये किस तरह से उपयोगी हो सकता है। और जब अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, गाय से जुड़े हुए लोगों से जब बात करते हैं, तो वो कहते हैं अरे पंचगव्य जो है हर बीमारी का इलाज है, इससे सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। पता चलता है कि भाई कैंसर तक ठीक हो गया, ऐसी असाध्य बीमारियाँ ठीक हो गई गाय के गोबर से, गाय के गौमूत्र से। तो आखिर ऐसा क्या करता है जाके बॉडी में ये गाय का गोबर या पंचगव्य या जो भी है। तो इस पर मैं आज बात करूंगा, आपके सामने बताऊंगा, साइंटिफिकली बताऊंगा, एक एक तथ्य बताऊंगा, और आज के बाद इस बहस का अंत हो जाएगा। तो इसी संबंध में मैंने थोड़ा रिसर्च की, तो मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक बात समझ में आई कि बाकी जानवरों का भी क्या जो है मूत्रमल कहीं औषधीय उपयोग में आ रहा है। तो इस दौरान मैं एक अन्ना कोलन की एक बुक पढ़ रहा था। एक बड़ी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 10% ह्यूमन बुक लिखी है, इन्हीं सब विषयों पर है। तो उसमें मैं देख रहा था कि जब जंगल में चिंपैंजी जो होता है उसका पेट खराब हो जाता है, उसको दस्त लग जाते हैं, तो वो अपना दस्त कैसे ठीक करता है। तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो स्वस्थ चिंपैंजी होते थे उनका मल खाकर वो अपना जो है दस्त ठीक करता है। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी। दूसरा, उन्होंने एक और जिक्र किया कि जब चाइना में करीब 13वीं-14वीं शताब्दी यानी 17वीं शताब्दी तक एक प्रैक्टिस थी, जब लोगों के दस्त नहीं रुकते थे, जब कोई दवा काम नहीं करती थी कि उनको जब दस्त लग गए तो उनके दस्त कैसे रुकें, तो उस स्थिति में वो लोग, जो स्वस्थ व्यक्ति होता था उसका मल पिलाया जाता था। जी हाँ, जो बात बहुत घिनौनी लग सकती है, और वो जो है मल पिलाया जाता था और उसके दस्त रुक जाते थे। तो एक तरह से ये रामबाण बात थी। और इसी पर जो आज नए वैज्ञानिक शोधों ने जो आए हैं, अमेरिका में एक प्रैक्टिस चली है, उसका नाम है फेकल ट्रांसप्लांटेशन। जी हाँ, फेकल मतलब मानव मल, जो मल निकालते हैं, त्याग करते हैं, उसका ट्रांसप्लांटेशन। अभी तक आपने ब्लड ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा, ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि आपके मल का भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है।
तो साथियों, जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं जिसमें हमारे आंतों के रोग हैं या कुछ ऐसे मस्तिष्क के भी रोग हैं जिसमें फेकल ट्रांसप्लांटेशन अमेरिका में किया जाता है, बाकायदा वहाँ के RDA ने इसको रिकमेंड किया हुआ है। तो फेकल ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसने कभी एंटीबायोटिक्स का सेवन ना किया हो उसका मल निकाला जाता है, और जो व्यक्ति जिसकी आंतों की बीमारियां हैं, IBDs हैं, कोलाइटिस वगैरह इस तरह की बीमारियां हैं, उसकी आंतों में वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और वो ट्रांसप्लांट जब कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अगर आप इन बातों को समझेंगे तो आप फिर गोबर वाली बात पे आसानी से पहुंच जाएंगे। तो मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि जो बैकग्राउंड बताना चाह रहा था कि ये बातें कहाँ से समझ में आई। साथियों, सोशल मीडिया पर मैंने अक्सर देखा है कि दोनों धर्मों के लोग, दोनों पॉलिटिकल विचारधाराओं के लोग अक्सर भिड़े रहते हैं। जब भी गाय की बात आती है, गोबर की बात आती है, तो दूसरा पक्ष जो है वो ऊँट के गोबर या ऊँट का मूत्र पीते हुए कुछ सऊदी लोगों का फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। तो लेकिन कोई उनके पास तर्क नहीं होता। वो कहते हैं तुम लोग, हम अगर गाय का गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं या गाय के गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय के गोबर की पार्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो दूसरे लोग जो हैं, तुम्हारे धर्म के लोग तो भी ऊँट के गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊँट का मूत्र पी रहे हैं। लेकिन साथियों, ये बहस है, ठीक है, लेकिन इस बहस में लॉजिक कहीं नहीं है। उन्होंने गाय का इस्तेमाल किया तो उन्होंने ऊँट का इस्तेमाल कर दिया, ऊँट का फ़ोटो जो है पोस्ट कर दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऊँट का गोबर क्या कर सकता है, ऊँट का मूत्र किस तरह से उपयोगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरानियीन कबीला था जी, उनको पेट की बीमारी हो गई थी, तो आपने उनको ऊँट का पेशाब पीने का हुक्म दिया। इशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा, ऐसे अल्फाज हैं कि इसका दूध भी पियो और पेशाब भी पियो। साथियों, मैं आज बात करूंगा वर्ल्ड वार 2 की, और वर्ल्ड वार 2 में जर्मन सैनिकों का जो जान है वो ऊँट के गोबर ने बचाई। आपको आश्चर्य होगा, ये बहुत ही रिकॉर्डेड फैक्ट है, आप इंटरनेट पे कहीं जाके आप इसको देख सकते हैं। हुआ यूँ, अफ्रीका के फ्रंट पर जर्मन यानी नाजी जो सेना थी वो तैनात थी, और नाजी सेना को वहाँ दस्त लग गए। आप सोच सकते हैं कि अगर सैनिकों को दस्त लग जाएंगे तो क्या होगा। ये वो ज़माना था जब एंटीबायोटिक का ईजाद तो हो चुका था, लेकिन उसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। तो उन्होंने जो अफ्रीका के फ्रंट पर जो लोग, जो वहाँ के लोकल निवासी थे, उनसे पूछा कि भाई आपको दस्त लग जाते हैं तो आप लोग क्या करते हो। वहाँ के लोगों ने जो बात बताई वो जर्मन सेना के लिए बड़ी असमंजस भरी थी कि उसका इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, लेकिन जब जान बचानी थी तो वही करना पड़ा। वहाँ के निवासियों ने बताया कि जब हमें दस्त लगते हैं तो हम ऊँट का ताज़ा गोबर लेते हैं, उसको हम खाते हैं और उससे हमारे दस्त रुक जाते हैं। अब बात जान की थी, मरता क्या ना करता वाली बात आ गई, तो जर्मन सेना ने उन ऊँट के गोबर का इस्तेमाल किया, ताज़े गोबर का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचाई, अपने दस्तों से मुक्ति पाई। तो अब इन सारी बातों में गाय के गोबर की भी बात हो गई, ऊँट के गोबर की बात हो गई, तो आखिर गाय के गोबर और ऊँट के गोबर में ऐसा क्या है, ऐसा क्या साइंटिफिक है जो जान बचा रहा है लोगों की। देखिए साथियों, मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ गट माइक्रोबायोटा के बारे में। गट माइक्रोबायोटा की हमारी आंतों में पाए जाने वाले हेल्दी बैक्टीरिया, यानी कि जो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे आंतों में बहुत तरह के पोषक तत्वों का संश्लेषण करते हैं। अगर वो बैक्टीरिया हमारी आंतों में नहीं होंगे तो बहुत सारे पोषक तत्व, बहुत सारे विटामिन्स हमें नहीं मिल पाएंगे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स हैं, जैसे मैंने सेरोटोनिन की जिक्र की, वो भी आंतों में वही गट माइक्रोबायोटा, वही बैक्टीरिया बनाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? हमारी आंतों में। तो फैकल ट्रांसप्लांटेशन और जितना भी मैंने बात की वो सब गट माइक्रोबायोटा से जुड़ी हुई है, आंतों के जो बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया से जुड़ी हुई है। अब आप पूछेंगे कि फिर ये गाय का गोबर कहाँ से आ गया। देखिए, अगर हम विकासवाद को माने, ये साइंटिफिक है, विकास, हम लोग विकसित हुए हैं, एक कोशिकीय जीव से यहाँ तक आए हैं, तो हम लोग सब, हमारा जो नज़दीकी जो विकास में बंदर है, उससे पहले हम हर्बीवोरस से इवाल्व हुए हैं। हर्बीवोरस मतलब ऐसे जीव जो घास फूस, घास पत्तियाँ खाते हैं, उसमें गाय बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम हर्बीवोरस से इवाल्व हुए हैं, और गाय के पेट में भी वो बैक्टीरिया रहते हैं जो घास फूस भोजन को अच्छे से पचाते हैं। अच्छे से जब भोजन पचता तो उसका अच्छे से संश्लेषण होता है। तो जो गाय के पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, वही बैक्टीरिया हमारे पेट में भी होते हैं। अगर हमारे पेट के वो बैक्टीरिया किसी वजह से नष्ट हो जाएं, तो उनको दोबारा अगर आपको रिवाइव करना है तो क्या करेंगे? एक टेक्निक तो जो मैंने पहले बताई कि वो है फेकल ट्रांसप्लांटेशन, जो अमेरिका में पॉपुलर हो गई है, और वो उसमें भी ये देखा जाता है कि व्यक्ति स्वस्थ हो, उसने कभी एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करा हो। और दूसरी टेक्निक है हमारा
पंचगव्य या जो भी गाय से के गोबर से बने हुए उत्पाद। अब देखिए साथियों, पंचगव्य में हम लोग क्या लेते हैं, दूध लेते हैं गाय का मूत्र लेते हैं, घी भी लेते हैं, दही भी लेते हैं और अंत में गाय का गोबर डालते हैं। दूध आप लोग जानते होंगे कि दूध बहुत ही अच्छा मीडियम है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एक कल्चर चाहिए होता है जिसमें बैक्टीरिया अपनी वृद्धि कर सकें। तो दूध इतना सेंसिटिव होता है, अगर आप दूध बाहर रख दें घर से निकाल के, अगर फ्रिज में ना रखें तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ख़राब क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो क्या है, जो है बैक्टीरिया को पनपाने के लिए, कल्चर बनाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। दूध बहुत अच्छा मीडियम है। उसमें हमने क्या डाला, हमने डाला दही। दही में भी बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टो एसिड बैसिलस, जो हमारी आंतों में पाए जाते हैं, वही बैक्टीरिया दही में होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जननांगों के पास भी लैक्टो एसिड बैसिलस पाए जाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमने उसमें दही डाला। फिर हमने डाला गाय का गोबर का अर्क। गाय के गोबर के अर्क में भी वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों में पाए जाते हैं। कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमने उसमें डाले और ये बन गया आपका कल्चर, हो गया तैयार। अब जब कल्चर तैयार हो गया और आपने पी लिया, और आपके पीने के बाद आपकी आंतों में जाके उस कल्चर ने जो बैक्टीरिया जो आपके किसी वजह से ख़त्म हो गए थे, ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करने से भी वो ख़त्म हो सकते हैं। वो ख़त्म हो सकते हैं अगर आपका आहार विहार ठीक नहीं है, आप सही प्रकार का भोजन नहीं कर रहे हैं, आंतों में सही प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं है, तब भी वो बैक्टीरिया ख़त्म हो सकते हैं। वो बैक्टीरिया तब भी ख़त्म हो सकते हैं जब आपको दस्त लग गए हों किसी वजह से, या कोई ऐसा हानिकारक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी वो बैक्टीरिया ख़त्म हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पंचगव्य का सेवन करना पड़ेगा। पंचगव्य वो कल्चर है हेल्दी बैक्टीरियाज का, जो आपकी आंतों में जाके उसके एनवायरनमेंट को ठीक करते हैं। और आप सब जानते हैं कि अगर हमारा पेट ठीक है तो हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो अगर जिसका पेट स्वस्थ रहता है, पेट का डाइजेशन ठीक रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती। तो पंचगव्य ने जाके आपकी आंतों का जो माइक्रोबायोटा है उसको रिवाइव कर दिया। यहाँ तक कि अभी अपना जो ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी एक वेस्ट डिकम्पोजर एक उत्पाद बनाया है। उसमें भी वही बैक्टीरिया हैं जो गाय के गोबर में पाए जाते हैं। उन्होंने गाय के गोबर से बैक्टीरिया निकाले और उनका कल्चर बनाया, वो किसानों को उपलब्ध कराया जाता है और हम भी अपनी खेती में उसका इस्तेमाल करते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी जो खेती है उसकी सेहत भी सुधर जाती है, उसमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि गाय का हमारे जीवन में महत्व क्यों है। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि जो बातें पुरानी हैं वो सब सही हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी प्रथाएं हैं, वो सब गलत भी हैं। आज समय इस बात का है, हमें ये सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा कि अगर कोई पुरानी प्रथा है, कोई हम उपयोग करते आए हैं, तो उसके पीछे कोई साइंस है या नहीं है, क्योंकि ये साइंस का ज़माना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि अगर हम कोई पुराना कोई रीति रिवाज है या उसके पीछे ट्रू साइंस है कि नहीं है। कई बार हम लोग व्याख्याएं करते हैं तो वहाँ सूडो साइंस होती है, यानी कि नाम तो व्याख्याएं तो इस तरह से की जाती हैं, ऐसा लगता है कि एक साइंटिफिक व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि वो साइंटिफिक नहीं होती। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि साइंस के पैमाने पे देखना पड़ेगा कि वो साइंस है या नहीं है। तो ऐसा ही मैंने आज आपको गोबर के मामले में बताया, पंचगव्य के मामले में बताया, और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आप सेटिस्फाइड हुए होंगे, आपकी जिज्ञासा का शांत हुई होगी। और इस जो ये बहस है गाय के गोबर को लेके, मैं समझता हूँ कि इस बहस का आज के बाद अंत हो जाना चाहिए। और मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ, मैंने पूरा इंटरनेट देखा है, हर जगह देखा है। जो बातें मैंने आज से आपसे जो गाय के गोबर और इससे जुड़ी शेयर की, वो आज से पहले कहीं नहीं कही गई।